हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ जी, एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर के। एड्स पे ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं जो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करा था, राइट। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो अगर मैं वायरस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप कह सकते हैं दैट HIV इज़ अ काइंड ऑफ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। और इसमें आपको ये कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, राइट। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स का नंबर कितना होता है, इनका फंक्शन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। GP120 प्रोटीन क्या है, GP41 क्या है, या जब हम GP कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। सो हम जिक्र करेंगे एनवेलप का, और ये जो आउटर एनवेलप है, यू कैन सी इट्स अ बाई लेयर ऑफ phospholipids, right? Then we'll talk about matrix, the proteins in the matrix. उसके बाद आपको अंदर ये एक कैप्सिड नज़र आ रहा है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, आइकोसाहेड्रल कहते हैं। सो हम जानेंगे उस चीज़ का मतलब भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल का जिक्र करेंगे, एंड उसके अलावा अलग अलग एंजाइम्स जो हैं उनकी बात करेंगे। नाउ, जब HIV ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो रूट ऑफ एंट्री अलग अलग हो सकता है वो ब्लड के थ्रू एंटर करे या इन्फेक्टेड सेमिनल फ्लूइड के थ्रू एंटर करे। तो क्या HIV का कोई प्रेफर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री होता है? अक्सर हम ये बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, HIV एंटर्स इनटू मैक्रोफाजेस। तो क्या ये ज़रूरी है हमेशा पहले HIV मैक्रोफाज में ही एंटर करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं। बात है लगभग 1983 की। प्रोफेसर Montagnier and his team at the Pasteur Institute, they discovered the AIDS virus, लेकिन पहले जो नाम रखा गया था that was this one, right? Lymphadenopathy Associated Virus, LAV, और ये पब्लिश किया गया था साइंस में 1983 में। देन 84 में यूएसए में रॉबर्ट गैलो एंड हिज टीम दे डिस्कवर्ड द एड्स वायरस इंडिपेंडेंटली, एंड उन्होंने नाम अलग रखा, दैट वाज ह्यूमन टी लिम्फोसाइटोट्रोपिक वायरस 3, HTLV3। अब भाई इस तरह के मल्टीपल नाम होने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड नाम रखना ज़रूरी था। तो 1986 में इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, दे नेम्ड इट एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV। Why? To avoid confusion which can be caused by different names. Now, we know that HIV is a retrovirus. Now, when we say retrovirus, what does it mean? That means it's capable of a reverse transcription. It is an RNA containing virus and it belongs to the family Retroviridae. It belongs to family Retroviridae and it's capable of reverse transcription. Now, what is reverse transcription? हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द DNA इट फॉर्म्स RNA, RNA फॉर्म्स प्रोटीन्स। लेकिन हमने कई केसेस ऐसे देखे जहां पे RNA से भी DNA बनता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक और वर्ड जिसका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं HIV की बात करते हुए, दैट इज लेंटिवायरस। सो दैट्स द जीनस, दिस इज द फैमिली Retroviridae, जीनस इज लेंटिवायरस। लेंटिवायरस मीन्स व्हाट? जो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं डिजीज की तरफ, वायरस कॉजिंग स्लो लॉन्ग इंक्यूबेशन वायरल डिजीज, राइट, विद इन द फैमिली Retroviridae। तो इतने से अभी तक हम क्या जाने हैं? HIV बिलोंग्स टू द फैमिली Retroviridae एंड द जीनस इज लेंटिवायरस। नाउ, आपने अक्सर सुना होगा, वी टॉक अबाउट HIV1 एंड वी टॉक अबाउट HIV2। क्या डिफरेंसेस हैं HIV1 में, HIV2 में? HIV1 जो है, इट इज हाईली वायरुलेंट एंड इट इज इजीली ट्रांसमिसिबल, लेकिन जो HIV2 है ये कंपैरेटिवली लेस वायरुलेंट है, लेस ट्रांसमिसिबल है, और मेनली अफ्रीका में कुछ जगहों पे ये देखा गया है। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है अलग अलग क्राइटेरिया पे
ए से लेके एच तक। HIV-1 जो है इट इज मोर कॉमन, इट इज सीन इन इंडिया यानी एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। अफ्रीका की बात करें तो HIV-2 है। It is further categorized into M, N, O, and P. These are the further divisions. 90% of the AIDS cases in the world, they are caused by HIV-1 group M. Right? So HIV-1 and HIV-2 के differences के बारे में हम जान पाए। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी समझेंगे कि HIV जो है ये इंसानों में कैसे आया, राइट? क्या ये और प्राइमेट्स में भी देखने को मिलता है? प्राइमेट्स, यू नो, ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। तो क्या चिंपैंजीज से शुरुआत हुई है? क्या किसी खास तरह के मंकी स्पीशीज से इसकी शुरुआत हुई? किस तरह से हुई होगी? कैसे ये फिर दुनिया भर में फैला है? ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, HIV इज अ स्फेरिकल वायरस लाइक अ सॉकर बॉल एंड द डायमीटर इज 100 to 150 nm। देख पा रहे हैं आप? Right, this is that ball like structure. Then we'll talk about the core, we'll talk about the RNA as the genetic material, we'll talk about enzyme reverse transcriptase, integrase and protease, RIP, ऐसे याद रख लीजिए, RIP, right? बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और हर प्रोटीन का अपना अपना फंक्शन है जिसका हम इसमें डिस्कशन करेंगे ना। एक बार गौर से हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं। ये तो है जी लिपिड मेम्ब्रेन, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर एम्बेडेड है, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स। फोकस कीजिएगा GP120 एंड GP41 पे। व्हेन यू से GP, दैट स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, और जो साइंटिफिकली कन्वेंशन है हम इसमें स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, स्मॉल g स्मॉल p। ग्लाइकोप्रोटीन 41 जो उनके मॉलिक्यूलर वेट को रेफर कर रहा है किलो डाल्टन्स में। ओके, GP120। अब आप गौर से देखिए, आपको यहाँ पे एक ट्राइमर के रूप में नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से आपको ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कह दीजिए, समथिंग लाइक दिस इट इज, राइट? सो ये जगह जगह पे ये इसमें एम्बेडेड है। GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन है और जो GP120 है ये एक डॉकिंग प्रोटीन है। डॉकिंग से मतलब हो जाता है कि पर्टिकुलर सेल टाइप्स जो हमारी बॉडी में है जहां पे ये जाकर के अटैच करेगा, अटैचमेंट के लिए चाहिए। GP120 इज अ डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड GP41 इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दोनों के फंक्शंस क्या हैं डिटेल में वो भी हम जानेंगे। कौन से सेल्स के साथ जाकर के इसने जुड़ना है, वहाँ भी खासियत होनी चाहिए, उन सेल्स के पास भी कुछ खास चीज़ होनी चाहिए, कोई खास रिसेप्टर्स होने चाहिए। वहाँ पे हम CD4 का जिक्र करेंगे। CD, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? CD, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? कौन से क्रोमोसोम पे उसके लिए जीन्स प्रेजेंट है उसका भी डिस्कशन करते हैं। फिर आप देखिए जी, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में भी एक पर्टिकुलर तरह का प्रोटीन है। एंड देन आप कैप्सिड देख पा रहे हैं, कैप्सिड की एक पर्टिकुलर शेप है, बहुत सी जगहों पे कोन शेप लिखा होता है, आइकोसाहेड्रल है, 20 इसके अलग अलग एंगल्स इसमें होते हैं। देन यू कैन सी द RNA एज द जेनेटिक मटेरियल एंड उसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रोटीएस एंजाइम भी है, इंटीग्रेस भी है, हर किसी का अपना अपना काम है। सो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि HIV में आउटर एनवेलप हम डिस्कस करेंगे, इनर कोर की बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की एंड अलग अलग एंजाइम्स। एंजाइम्स याद रखने के लिए आप RIP याद रख लीजिए। RIP मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस एंड प्रोटीएस। सबसे पहले आउटर एनवेलप पे आ जाते हैं। HIV का जो आउटर एनवेलप है, सो दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड्स having many knob-shaped glycoprotein molecules, आप उन्हें spikes भी कह सकते हैं, and those spikes are placed at regular intervals. लिपिड एनवेलप कहाँ से आया वायरस के पास? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ही उसने लिया है। जब HIV का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, HIV एंटर करता है सेल्स के अंदर, वायरसेस का यही तो है, दे हाईजैक द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल एंड देन दे डिक्टेट द होस्ट सेल टू डू व्हाटएवर द वायरस वांट्स। सो दैट लिपिड एनवेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि होस्ट की सेल की मेम्ब्रेन से ही उसने अपना लिपिड एनवेलप चुराया है। तो क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा कि होस्ट का इम्यून सिस्टम
उस पर अटैक नहीं कर पाएगा या एफिशिएंटली अटैक नहीं कर पा रहा? अगर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा? विल टॉक अबाउट दैट. HIV envelope exists as a trimeric heterodimmer. जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो दो तरह के हैं एनवेलप में. एक तो है जी GP120 एंड हियर द GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड 120 मॉलिक्यूलर वेट को रेफर कर रहा है. सो GP120 विच इज अ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन and GP41 which is a transmembrane glycoprotein. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट? देखेंगे हम इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये एंट्री अलाउ करवाते हैं और क्या ह्यूमन बॉडी इस GP120 के लिए एंटीबॉडीज नहीं बना पाती? सोचिएगा, बहुत सी जगहों पे ये चीज़ लिखी होती है या आपने कई टीचर्स को पढ़ाते हुए सुना होगा, GP120 is covered by a sheath. Is it actually covered by a sheath? We'll talk about that. Now, let me again highlight certain important things, right? This is GP120, surface glycoprotein, GP41. अच्छा, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स भी लिमिटेड हैं. वायरस बहुत चालाक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा ये. क्यों? कोई तो तरीका अपनाना चाहेगा कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से वो बचे किसी तरह से, राइट? विल टॉक अबाउट दिस. ना P17, ये अंदर ब्लू कलर से जो हमें हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पे P17, P इज रेफरिंग टू प्रोटीन, P17 मैट्रिक्स. फिर आ जाता है जी अंदर ये आपको जो येलो कलर से कैप्सिड नजर आ रहा है, P24 कैप्सिड. Then this is lipid bilayer, integrase enzyme, protease enzyme, RNA is the genetic material, reverse transcriptase enzyme. तो ये काफ़ी खूबसूरत सा डायग्राम है आपके लिए और इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे. वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा. HIV अटैक्स वाया इट्स एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन GP120 कौन से सेल्स को? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, CD4 रिसेप्टर्स ऑन द होस्ट सेल्स. होस्ट के सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर्स होने चाहिए, वहां पे जा करके ये जुड़ेगा. अब भाई कौन से सेल्स हैं जिनके पास ये CD4 रिसेप्टर्स होंगे? सबसे पहले तो ये CD का जब हम जिक्र करते हैं, व्हाट डज इट मीन? इट स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, मैक्रोफाजेस के पास हैं, ठीक है. उसके अलावा और कहाँ हो सकते हैं? लैंगरहैंस सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, एंड देयर आर अदर सेल्स आल्सो. GP120 इज अ डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन. जैसे GP41 के लिए कहा था कि वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. नो व्हाट इज द CD4? जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया, CD4 एक्चुअल में है क्या? CD4 is a transmembrane glycoprotein receptor. It is a transmembrane glycoprotein receptor and CD stands for cluster of differentiation 4. Okay. कौन कोड करता है? It is encoded by CD4 gene present on the chromosome number 12. Okay. It serves as a co-receptor for T cell activation and the primary receptor for HIV GP120 binding. Actual में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी में CD4 का फंक्शन क्या है? इट सर्व्स एज अ को रिसेप्टर फॉर टी सेल एक्टिवेशन, जो आप इम्यून सिस्टम में जानेंगे. और उसके अलावा प्राइमरी रिसेप्टर ये है. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इट इज द प्राइमरी रिसेप्टर फॉर HIV ग्लाइकोप्रोटीन 120 बाइंडिंग. अगर ये प्राइमरी रिसेप्टर है तो मतलब क्या कुछ और रिसेप्टर्स भी चाहिए होंगे? कोई को रिसेप्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं? यस, को रिसेप्टर्स भी रिक्वायर्ड हैं, जो कि एक्चुअल में कीमोकाइन रिसेप्टर्स होते हैं. विल टॉक अबाउट दोज को रिसेप्टर्स ऑल्सो. CCR5 है, CXCR है, विल टॉक अबाउट दोज. ना एक बार ये डायग्राम ध्यान से देखिए, मैं साइड में हट जाता हूं. आपको यहाँ पे HIV वायरॉन नजर आ रहा है, GP41 है एंड दिस इज GP120. ये आप CD4 पॉजिटिव टी सेल देख पा रहे हैं. ये CD4 रिसेप्टर हैं जो ग्रीन कलर से दिखाए गए. उसके अलावा ये को रिसेप्टर्स भी हैं. CCR5 दिखाया गया है यहाँ पे. रिसेप्टर का बाइंडिंग हुआ, किसी तरह से कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, कैसे ये अटैचमेंट होता है और किस तरह से फिर वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल उसका एंटर करता है सेल के अंदर, वो हम बात करेंगे. ना वंस इट बाइंड्स टू CD4,
जब GP120 और CD4 बाइंड कर गए तो होता क्या है, GP120 प्रोटीन undergoes a conformational change. GP120 में एक बदलाव आता है, एक conformational structural बदलाव आता है which facilitates binding to one of the two major co-receptors. एक रिसेप्टर जो हम CD4 के साथ हमने कहा कि बाइंड करा है GP120 प्रोटीन। अब उसके अलावा को रिसेप्टर्स कौन से हैं? को रिसेप्टर्स ध्यान रखिएगा, को रिसेप्टर CCR5 इट इज फॉर मैक्रोफाजेस, या फिर CXCR4 फॉर द हेल्पर टी सेल्स। दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वायरल एंट्री। दो मेन सेल्स का जिक्र आप अक्सर सुनते होंगे HIV में, मैक्रोफाजेस का और हेल्पर टी सेल्स का। हम कह देते हैं मैक्रोफाजेस दे आर यूज्ड एज अ फैक्ट्री बाय द वायरस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स। हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होता जाता है। तो क्या केवल मैक्रोफाजेस ही HIV के लिए कोई प्रेफरेंस है कि उसी में सबसे पहले एंटर करेंगे? ये आइडिया ओरिजिनेट कहां से हुआ मैक्रोफाज फर्स्ट वाला? विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। और ये कह देना मैक्रोफाजेस रप्चर एंड मैक्रोफाजेस बर्स्ट, या फिर टी हेल्पर टी सेल्स जो हैं दे रप्चर और दे बर्स्ट, इज इट करेक्ट टू से दिस? विल टॉक अबाउट दिस। या वायरस बडिंग कर करके निकलता है होस्ट सेल से, अगर सेल बस्ट ही कर जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? देखते हैं जी। नाउ बात कर रहे थे को रिसेप्टर्स की। CCR5 फॉर मैक्रोफाजेस, यहां पे हमने ये को रिसेप्टर दिखाया CCR5, CXCR4, राइट। एक मैक्रोफाजेस के लिए है और दूसरा हमने हेल्पर टी सेल्स के लिए कहा है। ये एक्चुअल में जो को रिसेप्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हैं किस पर्पस के लिए फिजियोलॉजी में, ह्यूमन बॉडी में? दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर द कीमोकाइन्स। अब आप यहां पे इस डायग्राम में गौर से देखिएगा। नाउ you can see GP41 the transmembrane protein, GP120 और ये हमने येलो कलर से CD4 दिखाया है। सो GP120 CD4 के साथ बाइंड करा और मैंने कहा था कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, अब जिसके कारण इसकी जो को रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है वो को रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी, जो कि CCR5 या CXCR4 हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने ये दिखा दिया GP120 CD4 से बाउंड है और ये को रिसेप्टर के साथ। यहाँ पे कुछ ड्रग्स का भी जिक्र करेंगे जब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, किस किस लेवल पे जा कर के वो ड्रग्स क्या क्या काम करती हैं, किस किस चीज़ को ब्लॉक कर देती हैं। विल टॉक अबाउट दोज। तो एक ड्रग आपको नज़र आ रही है जो इस बाइंडिंग को रोक रही है यहाँ पे। This is another diagram which is explaining the structure. So we can see this is the bilayer of the phospholipid and these are those knob-like structures जिसमें GP120 and GP41 है, जेनेटिक मटेरियल दिखाया गया है, और कैप्सिड है जिसमें P24 है, राइट। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है पर वो इतना एफिशिएंट क्यों नहीं हो पाती वो हम जानेंगे जब हम HIV के लिए टेस्ट करते हैं। अलग अलग टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, चाहे वो एलाइजा टेक्निक है या फिर वेस्टर्न ब्लॉट है या फिर PCR है। तो क्या क्या चीज़ें पकड़ी जाती हैं? क्या वो एंटीजेंस के खिलाफ जो है हम चेक कर रहे हैं, एंटीजेंस डिटेक्ट कर रहे हैं, या शरीर में बनी एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर रहे हैं? विल डिस्कस दैट, right? These are the co-receptors CCR5 and CXCR4. There it is shown. This is the CD4. आगे बढ़ते हैं। When HIV first enters the body, natural entry जो हुई है, then it binds with the CCR5 co-receptors. ओके जब नेचुरल एंट्री हुई है वायरस की, पहली बार वायरस शरीर में प्रवेश करा है किसी इंसान के, अब जरिया कोई भी हो सकता है जिस भी तरीके से वो प्रवेश करा, तो पहले बाइंड करा CCR5 को रिसेप्टर्स। ओके कौन कौन से सेल्स पे हैं? एक तो हमने मैक्रोफाज का जिक्र करा, और भी कई सेल्स हैं जिनके पास ही हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फ्यू साइकिल्स ऑफ इट्स रेप्लिकेशन इन द होस्ट सेल, it develops the ability to bind with the CXCR4 receptors of the helper T cells. Okay, so after few cycles of its replication in the host cells, it develops the ability to bind with CXCR4 receptors of the helper T cells. क्या ये शिफ्ट होना जरूरी है? एक को रिसेप्टर से दूसरे को रिसेप्टर के लिए भी ये एबिलिटी आ जाए बाइंड होने की, तो क्या ये जरूरी है?
अभी डिस्कस करेंगे। अर्ली एंट्री, नेचुरल एंट्री, जिससे हमने कहा CCR5 एंड द मैक्रोफाज ट्रॉपिक वायरसेस। इनिशियल इन्फेक्शन इज almost always with the HIV-1 strains that are R5 tropic, right? ये ध्यान रखिएगा, HIV-1 की जिक्र हो रहा है यहाँ पे, HIV-1 strains that are R5 tropic। अब R5 tropic किस लिए वर्ड हमने यूज किया कि CCR5 जो को रिसेप्टर हैं उनके साथ बाइंड करने की वो काबिलियत रखते हैं। दैट इज दे यूज CCR5 एज द को रिसेप्टर अलॉन्ग विद द CD4। ये जो R5 वायरसेस हैं दे एफिशिएंटली इन्फेक्ट मैक्रोफाजेस, अब देखते जाइएगा कौन कौन से सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड CCR5 expressing CD4 T cells also, especially the memory T cells, right? अब ये कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं सेल्स में, मैक्रोफाजेस तो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, इसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट में, रेक्टल म्यूकोसा में, राइट? जेनिटल ट्रैक्ट लिखा है, रेक्टल म्यूकोसा एंड द रीजनल लिम्फ नोड्स। जब हम बात करते हैं दैट अ फीमेल शी इज हेल्दी बट मेल इज HIV पॉजिटिव, तो मेल के सेमिनल फ्लूइड में जो है HIV है, राइट? तो जब इंटरकोर्स हुआ, in a normal healthy intercourse there is no loss or exchange of blood, right? Infected seminal fluid deposit हुआ फीमेल के विजाइना में। अब फीमेल के विजाइना में सेमिनल फ्लूइड डिपॉजिट हुआ तो हम जानते हैं सीमेन लिक्विड है, पहले क्लॉट करेगा फिर लिक्विफाई होकर सारा कुछ बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर क्या रह जाते हैं, स्पर्म्स रह जाते हैं ना। अब होगा क्या कि वायरस जो है, अगर सीमेन HIV पॉजिटिव है, सीमेन इन्फेक्टेड है, इंसान HIV पॉजिटिव था, तो वायरस फीमेल के शरीर में जाएगा कैसे? द वॉल ऑफ वेजाइना हैज डेंड्राइटिक सेल्स, दोज डेंड्राइटिक सेल्स दे अलाउ द एंट्री ऑफ द HIV इनटू द फीमेल बॉडी। So CCR5 is the main natural entry co-receptor at the start of the infection. पर ये CCR5 सिर्फ मैक्रोफाजेस में नहीं है, आपने देखा बाकी सेल्स में भी है। But it is not literally true that HIV only infects macrophages first, right? It also infects CCR5 positive CD4 T cells also, memory T cells का जैसे हमने जिक्र करा। Now, जैसा कि मैंने कहा था कि ये R5 जो ट्रॉपिक वायरस है, आफ्टर फ्यू साइकिल्स ऑफ रेप्लिकेशन देन इट डेवलप्स द एबिलिटी टू बाइंड टू CXCR4। तो क्या ये ट्रांजिशन होना ज़रूरी है और ये होता क्यों है? लेटर स्टेज में, पहले हमने इनिशियल एंट्री की बात करी थी, लेटर स्टेज। सो ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन इन मैनी पेशेंट्स, नॉट ऑल, ज़रूरी नहीं है, कुछ में हो सकता है ना हो, the viral evolution occurs, that is kind of there is mutation and then there is selection, नए वेरिएंट बनते हैं, new variants appear that can also use CXCR4 as a co-receptor, so we call them as X4 tropic viruses। R5 tropic पहले जिक्र करा था हमने, right? Now they are X4 tropic viruses। ये वेरिएंट्स जो हैं प्रेफरेंशियली इन्फेक्ट द नेव CD4 पॉजिटिव T lymphocytes which usually express more CXCR4। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ये जो ट्रांजिशन हुआ है R5 to X4 शिफ्ट, it often correlates with faster CD4 decline and progression to AIDS। CCR5 is the dominant co-receptor during initial infection. Later, CXCR4 using variants may emerge, but not in every patient. सब में हो ऐसा जरूरी नहीं है। Macrophages are important early targets, but not the sole first cells which are infected. ये बात ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज हम पढ़ाते समय अक्सर ये गलत बोल जाते हैं दैट HIV ऑलवेज फर्स्ट इन्फेक्ट्स द मैक्रोफाजेस, इट यूजेस देम एज द फैक्ट्री। तो हमें समझना ज़रूरी है मोड ऑफ एंट्री क्या रहा है उस HIV का, तो किन सेल्स को वो पहले अफेक्ट करेगा। अब एक बार ये पिक्चर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर से GP41 GP120 दिखाए गए हैं और आप सेल मेम्ब्रेन पे देख सकते हैं हमने CD4 दिखा दिया है, राइट? दिस इज द फ्यूजन डोमेन एंड अब आप देखिएगा कैसे GP120 CD4 के साथ बाइंड कर रहा है, GP120 विद द CD4 एंड देन दीज आर द को रिसेप्टर्स, राइट? यहाँ पे को रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हो रहा है, ओके?
and then this is what is happening. We'll discuss the life cycle of the virus also in detail. This diagram I have shown you earlier also. Now, this shift from CCR5 using R5 to CXCR4 using X4. This shift is an evolutionary option. It is not an inevitability. ये evolutionary option है. अब भाई क्यों है? Viral evolution and selective pressure, होस्ट का इम्यून सिस्टम, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स और क्लिनिकली जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं. बात करते हैं ये वायरल इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन प्रेशर की. HIV बड़ी तेज़ी से म्यूटेट करता है. हाईली म्यूटेटिंग RNA वायरस. म्यूटेशंस विच अलाउ द GP120 जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है टू रिकॉग्नाइज CXCR4 instead of or in addition to CCR5, they arise randomly. ये म्यूटेशंस randomly हो रहे हैं, ठीक है. बट म्यूटेशन अलोन इज नॉट इनफ. सिर्फ म्यूटेशन का हो जाना ही जरूरी नहीं है, यही केवल इनफ नहीं है. द न्यू वेरिएंट मस्ट हैव अ सिलेक्टिव एडवांटेज. कोई फायदा होना चाहिए ना उस बात का. दैट इज मोर टारगेट सेल्स expressing CXCR4 or immune pressure pushing the virus towards the new cell types. तो कुछ hosts में CCR5 positive memory T cells remain abundant. कुछ hosts में abundant है ये CCR5 positive memory T cells. So R5 viruses they continue to replicate successfully and वहां पे ये जो शिफ्ट है X4 में दैट डज नॉट गेन अ बिग एडवांटेज. तो वहां जरूरी नहीं है. इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि कुछ लोगों में ऐसा होगा और कुछ में नहीं भी होगा. अब कुछ लोगों में म्यूटेशन है, CCR5 म्यूटेशन, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, दैट रिड्यूसेस द CCR5 एक्सप्रेशन. इट इन्फ्लुएंसेस द वायरल इवोल्यूशन. तो मतलब जो लेवल ऑफ CXCR4 ऑन द CD4 पॉजिटिव T cells, it can vary from one person to another and it can be influenced by different factors, cytokines, immune activation. तो जिन लोगों में CXCR4 का एक्सप्रेशन कम है, they provide little benefit for an X4 virus. क्लिनिकली ऑब्जर्व किया गया है कि R5 ओनली वायरसेस परसिस्ट इन 50 to 60% ऑफ द पीपल ऑल द वे टू एड्स. और ये जो शिफ्ट है R5 to X4 शिफ्ट अकर्स इन रफली 40 to 50% ऑफ पेशेंट्स typically late in the infection. So this shift is associated with faster CD4 decline and more aggressive disease. But this is not necessary for progression. ये कोई mandatory नहीं है. सो ओवरऑल अगर समराइज करना हो, ये जो हम R5 से X4 का स्विच कर रहे थे, इट डज नॉट हैपन इन एवरी पेशेंट बिकॉज it requires specific GP120 mutation and a suitable host environment जहां पे high CXCR4 expression है, immune system का pressure है. In many patients, CCR5 using viruses remain sufficiently fit to drive the disease, so there is no evolutionary need to switch. So CXCR4 using HIV1 variants, they arise only when viral mutation plus the host cell and immune pressure, they are giving a survival advantage. In many patients, CCR5 tropic strains, they remain fully fit. So this R5 to R4 switch doesn't occur. I hope I have made my point clear. क्या कुछ लोग naturally resistant हैं HIV infection के लिए? True natural resistant to HIV infection. See, some people, they are highly resistant to getting infected at all, even after repeated exposures. This is most famously linked to this CCR5 mutation. Homozygous, right? Both copies mutated हैं. They are not going to make functional CCR5 protein on the cell surface. तो होगा क्या? जो R5 tropic HIV है, the strain which is responsible for almost all the new infections, it cannot enter into their cells.
So what will be the result? Near complete natural resistance to HIV-1 infection unless they get exposed to the rare X4 tropic virus from the starting itself. Right? अगर heterozygous condition है, 1 copy mutated है, तो they will have the low level of CCR5. They may get infected but progression to AIDS is slower. So मोटे तौर पे कहने की बात ये है कि भाई नेचर ने कुछ लोगों को रेजिस्टेंट बनाया है HIV के लिए भी, राइट? हम यही चीज तो बताते हैं, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक. अब अगली बात पे आता हूं. डज HIV ऑलवेज एंटर द मैक्रोफाजेस फर्स्ट? सो नाउ लिसन. HIV does not have a single fixed first cell type. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. That there has to be a single first cell type that it must infect. Instead, it targets whichever CD4 bearing cells are most accessible at the site of entry. Genital mucosa, rectum या blood. यहां पे जो भी सेल्स उसे इजीली एक्सेसिबल हुए, जिस भी रूट से वो एंटर करा, राइट? सो द प्राइमरी टारगेट सेल्स ऑफ HIV क्या है? भाई HIV को चाहिए क्या? अभी तो मैंने कहा था CD4 रिसेप्टर्स और को रिसेप्टर्स, जहां पे उसे ये मिल जाए. HIV needs two things on a cell surface: CD4 receptors, the main binding site for the GP120 जो कि डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, को रिसेप्टर्स चाहे CCR5 है या CXCR4 है. There are several cell types which have these. शरीर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं उसके पास जहां पे ये प्रेजेंट हैं. तो वो क्या क्या है? There are CD4 positive T lymphocytes यानी memory T cells, especially the resting or the activated subsets जो हैं. These are the principal long-term replicating reservoir. तो ये हो सकते हैं. मैक्रोफाज हो सकते हैं, टिश्यू मैक्रोफाजेस हो गए. They can harbor the virus for many years. They are important in early infection of the mucosal sites and brain. Dendritic cells, Langerhans cells, these capture the virus, they ferry it to the, they transport it to the lymph nodes and can pass it on to the T cells. Trans infection जो हुआ. So primary target cells जो हैं HIV के, वो वाले cells हैं जिनके पास CD4 और ये को रिसेप्टर्स हैं, और वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. निर्भर करता है वायरस शरीर में प्रवेश कहां से करा है. अर्ली इन्फेक्शन पाथवे क्या रहता है भाई? एट म्यूकोसल एंट्री. मान लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ है HIV ऑफन फर्स्ट एनकाउंटर्स डेंड्राइटिक सेल्स. जैसा कि मैंने कहा फीमेल के केस में वेजाइना में आप पढ़ेंगे डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है, राइट? एंड इवन द लैंगरहैंस सेल्स जो शरीर में और जगहों पे प्रेजेंट है. CD4 पॉजिटिव मेमोरी T सेल्स इन द जेनिटल और द रेक्टल म्यूकोसा. अर्ली इन्फेक्शन पाथवे की बात हो रही है. डेंड्राइटिक सेल्स दे विल ट्रैप द वायरस एंड दे विल कैरी इट टू द lymph nodes. So while macrophages can be among the first cells infected, they are not always the very first or the exclusive initial target. तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि HIV ही पहला टारगेट अपना मैक्रोफाजेस को ही रखे, राइट? तो ये तो था अर्ली इन्फेक्शन पाथवे. लेट इन्फेक्शन डायनेमिक्स क्या कहते हैं? जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है, CXCR4 ट्रॉपिक यानी X4 वायरसेस दे मे एमर्ज और दे प्रेफरेंशियली इन्फेक्ट द नेव CD4 T cells in the lymphoid tissue. So macrophages remain an important long-lived reservoir, especially in brain. Microglial cells present in the brain, then lungs, but they are not the mandatory entry point. So microglial cells, they are the brain macrophages. They destroy the dead and the damaged cells. Okay. अभी आइडिया आई कहां से? वाई द मैक्रोफाज फर्स्ट आइडिया अरोज? क्या वजह रही होगी इस बात की? वाई द मैक्रोफाज फर्स्ट आइडिया अरोज? जो अर्ली लेबोरेटरी स्टडीज करी गई, द अर्ली लेबोरेटरी आइसोलेट्स ऑफ HIV दैट कुड ग्रो इन मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफाजेस वर कॉल्ड एज M-tropic. द अर्ली laboratory isolates of HIV, we called them as M-tropic or the macrophage tropic,
and they were the common R5 viruses. They were found during the early infection, जिसके कारण ये गलत धारणा बन गई. This led to a historical shorthand of macrophage tropic early infection, which sometimes get translated or misread as macrophages are always first cells to be infected. तो इस तरीके से इस गलतफहमी की शुरुआत हुई. Modern in vivo imaging and molecular studies, they show that mammary CD4 T cells in the mucosal tissue, they are usually infected at the same time or even before the macrophages, right? So this is something very important which we need to understand. तो key takeaways क्या है इसमें से? HIV can infect any CD4 positive cell that presents the right co-receptor CCR5, CXCR4. First infected cells are usually a mix of CCR5 positive mammary CD4 cells, then dendritic cells, some macrophages. निर्भर करता है एक्सपोजर साइट क्या है, लोकल एनवायरनमेंट क्या है वहां पे. Macrophages are important early and late reservoirs, but not always the very first cells infected. So accurate statement क्या होनी चाहिए? सबसे नीचे देखिए accurate statement है, HIV does not always first enter macrophages. HIV does not always enter first. I'll repeat, HIV does not always first enter macrophages. Early infection typically involves CCR5 positive CD4 T cells and dendritic cells, with macrophages also playing a significant but not the exclusive role. तो एक गलत धारणा थी, एक मिसकंसेप्शन था जिसे क्लियर करना जरूरी था. वापस लौटते हैं, बात कर रहे हैं HIV के स्ट्रक्चर की. सो दिस GP120 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now comes the GP41. GP41 is a fusion molecule. It helps in fusion of the HIV with the host cell membrane, and it is a transmembrane subunit, right? So हम कह सकते हैं ये glycoprotein complex है GP120 का and GP41 का, right? This we'll discuss later also, but still I'll tell you CD4 receptors, cluster of differentiation 4, HIV नजर आ रहा है हमें, GP120 बाइंड करा, right? And then things are internalized. आपने ये नहीं सोचना कि GP120 ने कोई एक चैनल बना दिया है, उस चैनल के थ्रू RNA अंदर चला जाएगा. नहीं, आप देखिए ना, होस्ट के सेल की मेम्ब्रेन और वायरस का एनवेलप फ्यूज हो रहा है और वो पूरी की पूरी चीज जो फिर अंदर जा रही है. GP120. HIV's entry protein is actually a trimer of ENV spikes. अब ये ENV stands for envelope. HIV1 virion carries only a small number of the envelope spikes. अब ये भी बड़ा शैतान है वायरस, नंबर ऑफ स्पाइक्स भी बड़ी लिमिटेड है. Each spike is a trimer of GP120 and GP41 subunits. As we have seen, these flower-like structures trimer की फॉर्म में है, right? GP120 and GP41. जो नंबर ऑफ स्पाइक्स है उन्होंने एवरेज 10 से 14 है, ठीक है. और एक अगर हम रेंज रफ लें तो 8 से 18 भी आपको कई बुक्स में देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेपरेशन, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर यू काउंट द इमेच्योर और द मैच्योर पार्टिकल्स. और हर स्पाइक जो है दो चीजों से बना है, GP120 which is the outer subunit and GP41 which is the fusion subunit. Now why the number of spikes is so low? अब ये कम क्यों है इतना? वायरस ने ऐसी चालाकी क्यों कर रही है? Every spike means fewer target epitopes for the neutralizing antibodies. अब शरीर भी भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ही नहीं इनके खिलाफ, तो जितना कम नंबर ऑफ ये स्पाइक्स होगा उतनी ही कम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होंगी. ईच एनवेलप ट्राइमर, ENV ट्राइमर, कैन टारगेट मेम्ब्रेन फ्यूजन आफ्टर CD4 एंड को-रिसेप्टर बाइंडिंग. जब ये को-रिसेप्टर की बाइंडिंग, CD4 की बाइंडिंग हो गई है, राइट, सो अ स्मॉल नंबर इज सफिशिएंट फॉर द एंट्री. बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत ही नहीं है. द वे, जिस तरीके से ENV ट्राइमर्स आर इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग बडिंग, वायरस होस्ट सेल से तो बड करके निकला है, दैट लिमिट्स देयर डेंसिटी. सो
वाई द नंबर ऑफ स्पाइक्स इज सो लो, दीज आर द रीजंस कि वो नंबर ऑफ स्पाइक्स जो है HIV की ग्लाइकोप्रोटीन पे वो इतना कम क्यों है। GP की डिटेल्स में आते हैं। व्हेन यू से GP, the GP in its name literally means glycoprotein and 120 refers to its approximate molecular weight in kilodaltons. अब जो अलग अलग HIV strains हैं, different host cells with the different glycosylation enzymes, they give a range of about 110 to 140 kilodaltons. तो हम इसीलिए कह देते हैं GP 120, ठीक है। एक रेंज ये रह जाता है मॉलिक्यूलर वेट का। It's a single polypeptide chain of about 480 to 150 amino acids depending on the strain and the cleavage site, वो हम आगे जिक्र करेंगे। So GP 120 मैंने एक्सप्लेन करा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। G और P हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं इसमें। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है ये GP 120 का ग्लाइकन शील्ड, राइट ना। अब ये HIV जब शरीर में एंटर करा तो होस्ट सेल इसके खिलाफ, होस्ट का इम्यून सिस्टम इफेक्टिव एंटीबॉडीज बनाता है या नहीं बनाता, और अगर बनती भी हैं तो वो इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं होती हैं, राइट। इन चीज़ों का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। सो विल टॉक अबाउट द GP 120 ग्लाइकन शील्ड। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ना, हाफ ऑफ द मास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज शुगर्स, दे आर N-linked glycans that the virus has borrowed from the host's own glycosylation machinery. Now the sugars are derived from the host cell's endoplasmic reticulum. होस्ट के सेल से ही वो शुगर्स डिराइव करी हैं उसने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने प्रोसेसिंग करा है। दैट इज द रीजन दैट दे आर लुकिंग एज सेल्फ टू द इम्यून सिस्टम। यही वायरस की चालाकी रही है, वायरस ने अपना एनवेलप भी होस्ट सेल से लिया है, और ग्लाइकोप्रोटीन जो है GP 120 उसमें जो शुगर्स हैं वो भी होस्ट सेल से ही आई हैं, right? So they look self to the immune system and they help HIV to evade the antibodies. We call it as the glycan shield. Now, क्या मैं कह सकते हैं that this glycan shield is non-antigenic? ये non-antigenic है क्या? Glycan shield जो है it is covering conserved protein surfaces, right? Because these sugars are self-like, as I told you, they are often poorly immunogenic. They are poorly immunogenic, so B cells do not respond strongly to them. But poorly immunogenic होने का मतलब ये नहीं है that they are non-antigenic. They are poorly immunogenic. Some potent, broadly neutralizing antibodies, they actually recognize the glycan-dependent epitopes. So the shield can be targeted just rarely and with the difficulty. Why normal antibodies struggle even though they are formed? तो बनती हैं एंटीबॉडीज, बट प्रॉब्लम क्या है एंटीबॉडीज की, वो स्ट्रगल क्यों कर रही हैं, राइट। सो आई विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन दी forthcoming lectures। जो एंटीबॉडीज HIV के खिलाफ बनी है, when someone is infected with HIV, immune system produces IgM and then later IgG antibodies against the multiple parts of the virus, especially GP 120, GP 41, P24। जो स्टैंडर्ड HIV स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, दे आर डिजाइन टू डिटेक्ट एंटी GP 120, एंटी GP 41 एंड एंटी GP 24 एंटीबॉडीज। सो दैट मीन्स बन रही हैं एंटीबॉडीज शरीर में। HIV के लिए वैक्सीन बना पाना इतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज GP 120 कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। देयर आर सो मेनी अदर रीजंस आल्सो व्हिच विल बी डिस्कसिंग। देयर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड देयर इज रैपिड म्यूटेशन। जो ग्लाइकन शील्ड है और कॉन्फर्मेशनल मास्किंग हो जाती है, एंड integration in the latent reservoirs that are making it difficult for us to make a good vaccine for HIV. So अभी तक हमने HIV का सिर्फ आउटर एनवेलप डिस्कस करा है। देयर इज इनर कोर, देयर इज जेनेटिक मटेरियल, देयर आर एंजाइम्स। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इनर कोर ऑल्सो, जिसमें P17 मैट्रिक्स प्रोटीन का जिक्र करेंगे, MAP17 भी कहते हैं, P24 जो कि कैप्सिड का प्रोटीन है। सो आई विल बी डिस्कसिंग all these things. As I said, it is the capsid is icosahedral, it is having those 20 sides,
right? How those antibodies, they are used as a kind of a serological marker. We'll talk about the genetic material. Two strands of identical ssRNA हैं, they're not complementary to each other, they're dimers. पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव सेंस है. कौन कौन से जीन्स उसके ऊपर प्रेजेंट हैं? आई विल बी डिस्कसिंग गैग जीन, पॉल एंड ENV जीन्स, राइट? गैग जीन जो है, इट इज एनकोडिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स. पॉल जीन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस और प्रोटीएस के लिए है. एंड देन एनवेलप जीन, ENV जीन P160 को कोड करता है, जो कि क्लीव हो जाता है GP120 एंड GP41 में. इसके अलावा और भी हैं, देयर इज TAT, REV, VAF, NEF, VPR एंड many others also. Now the question is why this has two copies of single stranded RNA. एक ही कॉपी से काम क्यों नहीं चल सकता? तो टेम्पलेट स्विचिंग के बारे में जानेंगे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्यों ज़रूरी है कि अगर दो होंगे तो फ़ायदा क्या होगा? तीनों एंजाइम्स का जिक्र करेंगे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस, प्रोटीएस. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस क्या करता है? कन्वर्ट RNA ऑफ HIV इनटू DNA, जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं. एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की? कौन कौन से हम न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं? अलग अलग ड्रग्स कौन कौन सी हैं? कौन सी ड्रग्स अब यूज़ नहीं होती हैं? एंड that's all which we'll be discussing in the forthcoming classes. So stay tuned and आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को हिट करके रखिए. जो भी नोट्स हैं कंप्लीट वो सब आपको मिल जाएंगे. और उसके लिए आपको जो है चैनल का वो जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे. ठीक है जी. सो इट विल टेक वन मोर लेक्चर एंड दिस विल बी ओवर. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड. पसंद आया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. बाय.